अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 25 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 6 का आधी आबादी है। पिछली क्लास में आधी से भी कम थी, हालांकि वो बच्चे सीए में पढ़ रहे हैं और आपको सबसे ज़्यादा सीएमए का डर है। उन्होंने छुट्टी कर ली है जी। अच्छा जी, भाई ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, हो गया था। इस क्वेश्चन में मैं ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा क्विकली। वो प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी तो बहुत आसान था, लेकिन वो लीज वाली एडजस्टमेंट थोड़ी मज़े की थी। ठीक है, चलो दोनों ज़रा जल्दी से कर लेते हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है हमारा और बच्चे आज छुट्टी कर गए हैं। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर company made a provision of 2.4 million for gratuity. Now this is during the year company made a provision of gratuity. तो ये क्या है? क्लोजिंग प्रोविजन है ना? हाँ, पेड है। पेड क्या है फिर? ये एक्सपेंस की फिगर है जो पीएनएल में जाती है, तो ग्रेचुइटी एक्सपेंस आ गया पीएनएल वाला। मेड अ प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर, मेड अ प्रोविजन कितनी जी? 2.4। ठीक है जी। उसके बाद the actual payment on account of gratuity to outgoing employees was 1.6 million। ये क्या आ गया जी? कैश पेड, ग्रेचुइटी पेड कितना जी? 1.46। ओके, 1.6। नेक्स्ट, बस उसके बाद आगे बड़े 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 और पॉइंट नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी ऑन यकम जनवरी 18 वाज 0.7 मिलियन। ठीक है, तो ओपनिंग कितना आ गया जी? ये हमारे पास ब्रॉड डाउन था 0.7 और क्लोजिंग आपने बैलेंसिंग निकाला होगा कितना जी? 1 पॉइंट है। अब आगे तो उसने कुछ नहीं बताया। हमारा असूल क्या है? अकाउंटिंग को रिवर्स करें, टैक्स को रिकॉर्ड करें। टैक्स वाले प्रोविजंस को नहीं मानते तो ग्रेचुइटी एक्सपेंस 2.4 ऐड बैक हो जाना था और ग्रेचुइटी पेड 1.6 माइनस हो जाना था। फिर दूसरी बात आती है डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन की। तो एज ऑन की वर्किंग में प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी की कैरिंग अमाउंट आ रही है 1.5। हम अकाउंटेंट्स की बैलेंस शीट में ये लायबिलिटीज़ में नज़र आ रहा होगा, लेकिन टैक्स वाले प्रोविजंस को नहीं मानते, तो टैक्स बेस हो गई 0 और ये डिफरेंस जो है ये डिडक्टेबल डिफरेंस है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, दूसरी एडजस्टमेंट, ये तो ऐसी सादा सी एडजस्टमेंट थी। ये असल में एडजस्टमेंट नंबर 3 में आपको करवाना चाह रहा था। लीज पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 0.65 मिलियन, जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है 0.15। अब असल में ये इंस्टॉलमेंट की फिगर है या क्या है? ये जो उसने बताया लीज पेमेंट, इंस्टॉलमेंट ही तो होती है लीज पेमेंट, जिसके अंदर प्रिंसिपल भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है और फिर बैलेंस का कॉलम भी हमारी वर्किंग में आ रहा हुआ करता था। अच्छा, अब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खड़े हो जाओ। कितनी छुट्टियां की हैं तुमने? 2। लेकिन सर वो आईटी लैब में लेक्चर लेनी कल बैठ के। कल वाला लिया लेक्चर? अप्रूवल्स वाला लेनी। बैठो, उससे पहला वाला भी लेनी। तबीयत खराब है। सेट हो जाएगी तबीयत तुम्हारी। कौन कौन से पेपर दिए हैं तुमने? टैक्सेशन और कंपनी का। ये तो पास हो जाने हैं यार तुम्हारे। ओहो, इंशाल्लाह। आप लोग भूलने लगते हैं, मैं फिर आपको याद करा देता हूँ। नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैं खुद ना बोलूँ तो मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि लेक्चर के अंदर आपको ख्याल भी नहीं आएगा इतना हमने अहम काम करना है। मैंने बताया भी था कल। ठीक है, वैसे तो रोज़ ही अहम काम करते हैं, कोई दिन ऐसा तो नहीं होता जिस दिन हमें ये लगे यार आज टाइम पास हुआ है। टाइम है ही नहीं पास करने के लिए हमारे पास। एनीवेज, अब देखें जी, पता नहीं कब से लीज चली आ रही है, क्योंकि अगर आप गौर फरमाएं
तो मूवमेंट इन एसेट्स हेल्ड अंडर लीज, तो वो पहले से ओपनिंग में भी एसेट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब लीज पहले से चली आ रही थी और हमारा ईयर है 31 दिसंबर 8 वाला और ड्यूरिंग लीज पेमेंट में ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब और चुप भी है, तो फिर यही अज्यूम कर लें, कहीं लिखा हुआ एरियर में है एडवांस में, बोलो लीज पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 0.65 विच इंक्लूड दिस एज एट 31 दिसंबर ऑब्लिगेशन वाज इतनी, मूवमेंट इतनी, तो कहीं नहीं बताया हुआ एडवांस है या एरियर है, तो नॉर्मल फिर एरियर ही हुआ करता है खामोशी केस के अंदर। तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2018 पर, ये होमवर्क में कितने बच्चों ने सवाल अटेम्प्ट किया था? क्यों, रिजल्ट का मैसेज आ गया था, टेंशन हो रही थी जी। 0.65, ठीक है जी। अब इसमें वो क्या कह रहा है जी, पॉइंट कितना है, 15 इंटरेस्ट है, अगर 0.15 इंटरेस्ट है तो फिर बाकी क्या होगा, कितना, 0.50 प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। और बैलेंस के बारे में उसने खुद बता दिया, एज एट 31 दिसंबर 2008 द ऑब्लिगेशन अगेंस्ट एसेट सब्जेक्ट टू लीज स्टूड एट, ऑब्लिगेशन ये क्या है, लीज लायबिलिटी, ये बैलेंस है 31 दिसंबर 8 का बैलेंस, तो 1.2 का बैलेंस भी नज़र आ रहा है। पता नहीं कहाँ से काम शुरू हुआ होगा, मुझे इसका कोई पता नहीं, मगर मेरे मतलब की बातें उसने सारी बता दी। 1.2 ये बैलेंस भी आ रहा है, ठीक हो गया। अब करंट टैक्स की वर्किंग आप कर रहे थे और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग भी कर रहे होंगे साथ ही, ठीक है जी। तो करंट टैक्स में आप पीबीटी से चलते हैं जहाँ पे, ठीक है, और डेफर्ड टैक्स एज ऑन, इसके अंदर आपको कैरिंग अमाउंट, ये 31 दिसंबर 2008 है ना, हैं, तो ये सवाल इस तरह से चल रहा था। सवाल की खूबसूरत बात ये थी कि ये लीज चल रही थी, ये ज़रा मुश्किल हो जाता है टैकल करना चीज़ों को। अगर हमारी साल में लीज शुरू हुई फिर तो मसला ही कोई नहीं, फटाफट वर्किंग की, वो तो हमने करके देखा भी था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आएगी कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, फिर डिफरेंस और टैक्स तो आप ले लिया करते। अच्छा, अब जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जितना भी है सवाल में आपको मिल गया होगा। हम अकाउंटिंग वालों ने, लेसी है ना, लेसी लीज पेमेंट्स कर रहा है, नॉर्मल लीज कह रहा है, राइट ऑफ यूज, लीज एसेट भी दिखा रहा है, लीज लायबिलिटी भी दिखा रहा है, इंटरेस्ट वगैरह अलग कर रहा है, तो लेसी की नॉर्मल लीज है। तो हम अकाउंटेंट्स IFRS को फॉलो करने वाले क्या करते हैं, हम लेसी की नॉर्मल लीज में क्या करते हैं, P&L में इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। अब ये क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने कितना रिकॉर्ड किया होगा, तो इसको ऐड बैक कर दे, ऐड इंटरेस्ट एक्सपेंस, लीज लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस आया जो, वो आपने ऐड कर दिया, कितना जी, जी 0.15, ठीक है जी। चल 0.15, उसके बाद एक और चीज़ हम रिकॉर्ड कर बैठे थे, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस राइट ऑफ यूज़ का, वो भी हमने क्या करना है अब, ऐड बैक, ठीक है जी। तो राइट ऑफ यूज़ की डेप्रीसिएशन पहले निकाल लें। अब हाँ, निकालने की ज़रूरत नहीं है, 0.7 टोटल डेप्रीसिएशन नज़र आ रही है, क्योंकि ये लीज्ड एसेट्स, एसेट सब्जेक्ट टू लीज की मूवमेंट है, ओपनिंग फिर डेप्रीसिएशन फिर क्लोजिंग। तो डेप्रिसिएशन 0.7 सवाल के अंदर गिवन थी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, राइट ऑफ यूज़ का वो भी क्या कर दें, रिवर्स कर दें, यानी ऐड बैक कर दें 0.7, ठीक हो गया जी। उसके बाद टैक्स वाले हमें क्या अलाउ करते हैं, लीज रेंटल, उसने खुद बोला कितना रेंटल पे किया है, 0.65, लीज पेमेंट मेड, लीज पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, 0.65, तो लेस कर देंगे हम लीज पेमेंट्स, या लीज रेंटल लिख दें, रेंटल पेड हम लेस किया करते थे, लीज रेंटल पेड, तो इंटरेस्ट भी तो होता है, यही तो मसला है
कि हम अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, हम अकाउंटेंट्स इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, टैक्स वाले कहते हैं नहीं वो रिवर्स कर दो, और किसने पूछा, और लीज रेंटल ले लो। और अल्टीमेटली मैंने बताया था, पहले दिन किया था, वो याद करो 100 वाला 3 किस्तों वाला सवाल, कि वो भी 300 ही एक्सपेंस अलाउ कर रहे हैं और हम भी 300 को ही एक्सपेंस ले रहे हैं, लेकिन हम उस 300 को तोड़ लेते हैं 2 हिस्सों में। एक लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के राइट ऑफ यूज़ में ऐड करके डेप्रिशिएट करते हैं, बकाया को इंटरेस्ट के नाम से एक्सपेंस आउट करते हैं। तो हम भी अल्टीमेटली पूरी लाइफ में यही कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल लीज रेंटल पूरे का पूरा वो अलाउ कर देते हैं 0.65। भूल गए ये बात? चलो अच्छा है, याद आ गई, एक ही सवाल किया था ना, ठीक हो गया। उसके बाद राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू आती है, ठीक है, और लीज लायबिलिटी आती है। तो राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू सवाल में गिवन है, ये 1.8 क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स का, तो 1.8 आ गया राइट ऑफ यूज। लीज लायबिलिटी, अब लीज लायबिलिटी के बारे में कोई नहीं बताया उसने, करंट नॉन करंट, हमें चाहिए भी करंट नॉन करंट अलग नहीं होता, हमें टोटल ही चाहिए होता है। वो तो सवालों की तरतीब ऐसी होती थी कि हम करंट नॉन करंट ऐड करके लिख लेते थे, यहाँ पे उसने वैसे ही टोटल दिया हो। टोटल लीज लायबिलिटी ईयर एंड पे कितनी है, ये बैलेंस, ठीक है, 1.2। टैक्स वाले इनको मानते नहीं हैं, तो ये क्या आ जाएगा फिर, डिफरेंस। ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस था और ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4, 2 और नहीं 3 होगी, हाँ 3 होगी, ठीक है। बाकी 4, 5, 6, 7 कुछ भी नहीं था इसमें। कोई मसला हुआ इसके अलावा? ये भी मसला नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा टेक्निकल था, मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात कर लें। हाँ जी, टैक्स वाले डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट दोनों को लीज नहीं मानते असल में। तो उन्होंने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं अलाउ किया, उन्होंने किराया अलाउ किया। ये तो हमने बताया कि किराए में ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। वो नहीं मानते लीज को, मैं अभी भी कायम हूँ इस बात पे, लीज को नहीं मानते। वो कहते हैं तो रेंटल एग्रीमेंट है, जो रेंट पे कर रहे हो वो तुम्हें अलाउड है एज आ डिडक्शन। ये गल भूल क्यों गए हो तुसी? हाउ, वाई? रिजल्ट का असर है। ये यहाँ पे देखो ना, ये मैंने करवाया था, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये लीज रेंटल ही अलाउ करते हैं, ये रेंटल 100 रुपए का अलाउ करते हैं। मैंने कहा था कि है टेम्परेरी डिफरेंस, क्योंकि हमने भी 100 ही इंटरेस्ट बुक करना है, लेकिन हमारा IFRS 16 कहता है कि इस 300 को तोड़ लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लीज लायबिलिटी और बाकी इंटरेस्ट है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी राइट ऑफ यूज में ऐड कर देते हैं और उसको डेप्रिशिएट करके हम एक्सपेंस बनाते हैं, और बाकी इंटरेस्ट हम बुक करते हैं, उसको एक्सपेंस बनाते हैं हम भी 300 रुपये कोई एक्सपेंस है। वो कहते हैं नहीं, हमें ये नहीं समझ आती, हम तो सिर्फ आपको रेंटल अलाउ करेंगे। तो अल्टीमेटली वो भी 300 रुपये को ही अलाउ करते हैं, लेकिन वो रेंटल अलाउ कर रहे होते हैं। अभी इस रेंटल में कुछ ही है, प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है, सही है, देख लें, ठीक है। ये वैसे कैसे भूल गए आप लोग, ये परेशान कर दिया आपने। आए ना ज़रा, कहाँ गया वो एक्रूवल वाला सवाल? ओह हो, अच्छा तो रश पे है। सवाल हमने कौन सा किया था, अब ये करना है? ये तो IS 38 आया पड़ा है। इसको कहीं दूर न ले जाए, दूर, लेकिन ये याद रखना ये कहाँ पे था, जब कभी रेफ़र करना पड़ा किताब में तो ये है नहीं। ओह बिल्कुल ही गया, हाँ ये आ गया। पहले लेक्चर के साथ मैंने इसको रख लिया, ठीक है, कोई नहीं, मिल लो।
वो सवाल कहाँ गया कल वाला, ये रहा। अच्छा जी, अब कल आपने ये सवाल किया था, ठीक है, इसके अंदर हुआ क्या था, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की अगर बात करूं मैं तो करंट टैक्स में आपने क्या किया था, ऐड बैक किया था इंटरेस्ट एक्सपेंस को, कितना 1.5, और आपको अलाउ किया था उन्होंने डिडक्शन के तौर पे जो एक्चुअल इंटरेस्ट आपने पे किया था, तो इंटरेस्ट पेड। टेंशन में भूख भी ज़्यादा लगती है ना। अच्छा जी, 1.0, ठीक है जी। अच्छा दूसरी बात, सुनो सुनो यार, सुनो, चुप करो। दूसरी बात, डेफर्ड टैक्स में क्या हुआ था, DTL/A एज ऑन, पिछली क्लास मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा देखो मेरी टेंशन पेपर वाले दिन तक होती है। अल्लाह करे खुल जाए आज का दिन। पेपर वाले दिन पेपर देख के मेरी तो टेंशन ख़त्म हो जाती है कि यार मेरा पेपर तो उस दिन हो गया ना, लेकिन फिर भी जज्बा खैर सगाली के तौर पे रिज़ल्ट वाले दिन भी अपने बच्चों का ही रिज़ल्ट होता है, तो थोड़ा थोड़ा तो फिर फील होता ही है बंदे, वरना हमारा पेपर तो हो जाता है ना, हमारा तो रिज़ल्ट पेपर वाले दिन आ जाता है। फिर जो वैसे भी आप लोगों वाला पर्चा भी पास हो जाता है, जिस दिन पर्चा आता है ना, पर्चा देख के पता लग जाता है अच्छा हाँ यार जो जो पढ़ा था वो आ गया, चलो ठीक है शुक्र है। लेकिन फिर भी रिज़ल्ट वाले दिन थोड़ा थोड़ा, यार मत करो ना ये बातें यार, पढ़ ले। अच्छा भाई, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ 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 सब ज़रा तवज्जो करें इधर। ये मुकम्मल सवाल है, ठीक है जी, जिसमें हमने फिर यूँ कहा था जी, इंटरेस्ट पेएबल बैलेंस शीट में हमारा नज़र आता है, ठीक है जी, और इंटरेस्ट पेएबल जो है उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी ली थी हमने कल, 0.5, और टैक्स बेस इसकी थी, क्योंकि टैक्स वाले कैश बेसिस पे चल रहे हैं 0, तो 0.5 का क्या आ गया था जी, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ठीक है। अच्छा दूसरा केस देखें तो पहले इसको समझ लें। अब सवाल के अंदर वो सिर्फ इतनी सी बात लिख दे, सवाल क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट आई कि करंट लायबिलिटीज़ इंक्लूड, मिसाल के तौर पे एक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पेएबल, कुछ भी हो, ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल लिख देता हूँ मैं, इंटरेस्ट पेएबल अमाउंटिंग टू ₹0.5 मिलियन, मिलियन में था ना सवाल, ठीक है। अच्छा अब ये एडजस्टमेंट आपके सवाल में गिवन हो, बस इतना लिखा हो, ठीक है, और साथ ही उसने लिखा हो, अब टैक्स वालों की आगे बात भी कर देते हैं, जुमला यहीं से नकल करके लाता हूँ, टैक्स रिलीफ इज ओनली गिवन व्हेन इंटरेस्ट इज पेड, टैक्स रिलीफ is only given, अगले सवाल की ना सारी बुनियाद डाल रहा हूँ, when tax is paid। बहुत कम सवाल ऐसे होंगे जैसे कल वाले सवाल के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन गिवन हो कि मुकम्मल लेजर आपका बन जाए, इतनी सी एडजस्टमेंट गिवन होगी। अब आपने क्या करना है, ये अब सवाल में एडजस्टमेंट आ गई, एक्रूवल की एडजस्टमेंट आपके सवाल में आ गई है जी, ठीक है। अब स्टेप 1 क्या होगा, आप लेजर बनाएंगे, क्या करेंगे जी, लेजर बनाएंगे। अब लेजर मुकम्मल तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो लेजर जितना बन सकता है टूटा फूटा बनाएंगे, ठीक है, कोशिश तो करते हैं। तो एक्रूवल्स को रिवाइज इसीलिए किया, ठीक है, एक लेजर बनाने की कोशिश करते हैं आप। तो स्टेप 1 पहला काम मैंने क्या करना है, ऐसे ही दूसरी एडजस्टमेंट की भी जगह बना के रखते हैं। स्टेप 1 मैंने क्या करना है जी, इंटरेस्ट का लेजर बनाऊंगा, जाहिर है एक्सपेंस का लेजर बनाऊंगा, ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनेगा, वही सिंगल अप्रोच अकाउंट वाली। अब सिर्फ एक बात मुझे पता है, नहीं पता बाकी कहानी, ओपनिंग क्या था, एक्सपेंस कितना, पेड कितना, मुझे सिर्फ एक बात का पता है,
क्या? क्लोजिंग पेएबल 0.5 मिलियन है। गॉट इट? अब क्लोजिंग पेएबल है, एक्सपेंस अगर पेएबल है तो इस लेजर में किस तरफ लिखूंगा मैं? क्लोजिंग पे, डेबिट साइड पे। तो यहां पे मैंने आकर लिखा क्लोजिंग पेएबल। ठीक है जी, क्लोजिंग पेएबल कितना जी? 0.5। ठीक है, अब कहानी खत्म, इतनी सी इंफॉर्मेशन है। अब इसीलिए कल रिवाइज करवाया था एक्रूअल जी। एक्सपेंस का लेजर है तो किस तरफ कैश आता है? फौरन दिमाग में रिवाइज करें, एक्सपेंस डेबिट कैश, डेबिट साइड पे तो कैश आता है। ठीक है, तो अगर डेबिट साइड पे कैश आता है तो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? एक्सपेंस की फिगर, पीएनएल वाली, पीएनएल आएगा आपका इधर कितना जी? 0.5। ये तो सोच के लिखा, सोचे बगैर, ये मैंने सोच के लिखा, ऐसे ही है, सोचे बगैर। मुझे बताएं कि अगर यही लेजर है तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? क्रेडिट साइड पे। तो मैंने यहां पे लिखा क्रेडिट साइड पे 0.5। अब सोच लें क्रेडिट साइड पे क्या नजर आएगा? अगर एक्सपेंस का लेजर है तो अब कैश याद रहता है हमें, तो एक्सपेंस के लेजर में कैश डेबिट साइड पे आता है, तो यहां पे क्या आएगा? एक्सपेंस की फिगर पीएनएल वाली। ठीक है जी, एक्सपेंस फिगर पीएनएल वाली। अब बस मेरी कहानी यहां पे हो गई खत्म, इतना ही डेटा मुझे गिवन था। ठीक है, अब उसके बाद मैंने जनाब, मैं तो सवाल कर रहा हूं ना अपना IAS 12 का, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या है जी? अब मैं जाकर देखूंगा टैक्स वाले क्या कर रहे हैं। टैक्स वाले, उन्होंने कहा जी टैक्स वाले जो है ना, वो टैक्स वाले जो हैं, यार कर ले यार, तेरी मेहरबानी यार, फिर करूं मैं। अब जल्दी से देखते हैं, अगर हो गया कॉपी तो ठीक है, वरना फिर लिख लेंगे, इतनी देर में तो फिर लिख लेना था जी। नहीं ठीक है, कोई बात जी। करंट टैक्स, करंट टैक्स में पीबीटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, कुछ एड लेस करते हैं और डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन की वर्किंग आती है। ठीक है, जिसमें कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस टैक्स। ठीक है, अब स्टेप 1 क्या किया जी? हमने लेजर बनाया, जितना डेटा था टूटा फूटा सा बस हमने बना लिया, लेजर हमने बना लिया। अब टैक्स वालों को जाकर पढ़ा तो टैक्स वाले क्या कह रहे हैं जी? हम तो सिर्फ इसको एक्सपेंस के तौर पे अलाउ करते हैं जब एक्चुअल में पेमेंट हो। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, इसका मतलब हमने जो अकाउंटिंग में किया उसको क्या कर देंगे? ज़रा ध्यान से देख लें, बड़ी अहम बात है। हमने जो अकाउंटिंग में किया उसको क्या कर देंगे? रिवर्स। तो हमने अकाउंटिंग में क्या किया जी? मेरे डेटा के मुताबिक 0.5 का बस एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो ऐड बैक करेंगे, क्योंकि टैक्स वाले कैश बेसिस पे हैं, तो रिवर्स अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में क्या किया हमने? एक्सपेंस बुक किया हुआ नजर आ रहा है मेरे लेजर में, बैलेंसिंग एक्सपेंस 0.5, तो उसको क्या कर दें? तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम कर देंगे ऐड। कितना है जी? 0.5। ठीक है, लेस क्या करें? मेरे लेजर में कुछ लेस नजर नहीं आ रहा, ऐसा ही है। ठीक है, कहानी खत्म, ये कहानी हो गई खत्म। पीबीटी में आपने ऐड बैक कर दिया 0.5। ठीक हो गया। फिर अगली बारी किसकी आती है? डेफर टैक्स की। तो डेफर टैक्स एज ऑन की वर्किंग में आप आए, आपने लिखा जी इंटरेस्ट पेएबल। अब इंटरेस्ट पेएबल कितना नजर आ रहा है? 0.5, क्लोजिंग 0.5। अब टैक्स वाले चूंकि कैश बेसिस पर हैं तो एक्रूअल्स को मानते नहीं हैं, उनकी दुनिया में ये लफ्ज़ एग्जिस्ट नहीं करते, तो टैक्स बेस क्या हो गई? 0। डिफरेंस क्या आया? 5.5 का। अब चूंकि ये लाइबिलिटी है, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा टैक्स बेस से, तो ये क्या बन गया? ये पेएबल फ्यूचर में जब कभी पे होगा टैक्स वाले से एज अ डिडक्शन अलाउ करेंगे, क्योंकि वो जब पे करते हैं तब अलाउ करते हैं डिडक्शन के तौर पे। अब इतने से डेटा से मैंने ये काम किया, ऐसा ही है। अब जरा देखते हैं पूरे डेटा से मैंने क्या काम किया था। पूरे डेटा से क्या किया था? 1.5 ऐड बैक किया था और 1 लेस किया था, तो नेट में क्या हुआ था? 0.5 ऐड। नेट में क्या हो रहा है? 0.5 ऐड ही हो रहा है। क्या ख्याल है, समझ आती है बात? अच्छा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अंदर कैरिंग अमाउंट 1.5 थी, नहीं वो 0.5 ही थी। ठीक है, और टैक्स बेस 0 थी, तो डिफरेंस कितना आया? तो ये देखो जी, ये
तो पूरा डेटा हो या अधूरा डेटा हो, हम अपना काम कर लेंगे। बात समझ आई है? तो सवाल इस तरह से होंगे, इस तरह से बहुत कम चांसेस है कि पूरा डेटा दे सवाल के अंदर, कि पूरा लेजर बन जाए। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया था, हम तो डिफरेंसेस से खेलते हैं। जैसे भाई ने कल कहा सर ये तो लेजर ही गलत, एसेट बैलेंस शीट में कैसे बताएगा? मैंने कहा मैं बैलेंस शीट तो बना नहीं रहा, हमें तो डिफरेंसेस चाहिए कि टैक्स वालों की डेफिनेशन अकाउंटिंग वालों की डेफिनेशन में कितना फर्क है, वो फर्क चाहिए, चाहे अज्यूम फिगर करके वही डिफरेंस पे पहुंच जाए। ठीक है, मुझे कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का फर्क चाहिए। असल में कैरिंग अमाउंट कितनी थी, असल में टैक्स बेस कितनी थी, मुझे उससे सरोकार नहीं। डिफरेंस कितना था, मुझे डेफर्ड टैक्स की वर्किंग वो चाहिए। असल में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था, इंटरेस्ट पेड कितना था, मुझे उससे सरोकार नहीं है, मुझे ये डिफरेंस चाहिए था असल में। अकाउंट देखो, इस पे फर्क क्या पड़ा दोनों वर्किंग्स के अंदर, इस पे नेट में फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसी तरह से आपको सवाल में गिवन होगा, ये पूरी अंग्रेजी यूं लिखी होगी, ठीक है, कि अब इनकम रिसीवेबल थी, बोलो इनकम रिसीवेबल है, बोलो ये जो अगला इनकम है रिसीवेबल आया ना, तो इसी तरह से एक हम लाइन इसकी ऐड कर लेते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही काम चलेगा, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि एक कॉपी नहीं कर रहा, बताना ये चाह रहा हूँ कि ये कॉपी आज नहीं कर रहा। इसको डेथ पड़ी हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, इसको क्या हुआ है, इसको क्या हुआ है, इसका भी रिजल्ट है, पता नहीं ये कहीं कॉपी हो रहा है मुझे लगता है। खैर चलें छोड़ें, इधर देखें जी, करंट एसेट्स इंक्लूड, ऐसे कुछ कहानी लिखी होगी, करंट एसेट्स इंक्लूड इंटरेस्ट रिसीवेबल अमाउंटिंग टू रुपीज़ कितना था, रुपीज़ 0.75 मिलियन। ठीक है जी, टैक्स अथॉरिटीज, यहाँ से जुमला, इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सड ऑन कैश बेसिस नॉट टैक्सड अंटिल रिसीव, से आसान कर लेता हूँ ज़रा। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस या ऑन कैश बेसिस। रिसीट या कैश एक ही बात होती है, रिसीट बेसिस या कैश बेसिस। अब नहीं है मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन, बस मेरे पास तो इतना सही एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, तो मैं स्टेप 1 में क्या करूँगा, स्टेप 1 में क्या करूँगा, लेजर बनाऊँगा। अब इंटरेस्ट इनकम का लेजर बनेगा क्योंकि इनकम रिसीवेबल है। अब अगर रिसीवेबल हो इनकम तो फिर किस तरफ लिखूँगा इस लेजर में, क्रेडिट साइड पे। क्लोजिंग रिसीवेबल एसेट होता है कितना है जी, वो सवाल में कह रहा है 0.75 होता है। यही है बस इंफॉर्मेशन, और तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, पहले सोच भी लेते हैं, पहले सोच भी लेते हैं कि इनकम के केस में कैश आता है, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पर कैश होगा इनकम के लेजर में, डेबिट साइड पर पीएनएल वाली फिगर जो हम इनकम पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब लेकिन हम बैलेंसिंग फिगर भी निकालेंगे तो नतीजा यही निकलना है। ठीक है, तो देखो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है, तो डेबिट साइड पे फिर एक बार सोच लेना। ठीक है, असल में ना, असल में इनकम कमा लिया है को कहते हैं, कमा लिया है, अभी आ नहीं लिया है तभी रिसीवेबल। अच्छा, एक्सपेंस इनकर हो गया है, नहीं पे हुआ तभी तो पेएबल है, नहीं पे हुआ ऊपर कुछ भी इसमें से तो पेएबल है। तो फर्क सिर्फ इतना ही था, ये काम चल रहा है इससे। तो 0.75 ये इनकम है जो आपने पीएनएल में रिकॉर्ड करनी होती है, ये आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली है। जैसे ये बैलेंसिंग निकाल, यहाँ भी बैलेंसिंग निकाला था एक्सपेंस, क्योंकि सवाल में तो उसने दिया हुआ था क्लोजिंग, तो हमने बैलेंसिंग निकाला। अब असूल क्या है, क्योंकि टैक्स वाले किस बेस पे चल रहे हैं, तो फिर पीएनएल को उल्टा दो, पीएनएल को उल्टा दो। ठीक है, और टैक्स वाले रूल पे जो चीज़ है वो रिकॉर्ड करो। तो पीएनएल को मतलब उल्टा दो, मतलब हम क्या करेंगे, हम इनकम को रिकॉर्ड किए बैठे हैं, रिवर्स करेंगे तो लेस कर देंगे हम इंटरेस्ट इनकम कितनी, 0.75। ठीक हो गया, और फिर बैलेंस शीट के अंदर आएगा, मतलब डेफर्ड टैक्स वर्किंग में आएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल, वो कितना नज़र आ रहा है जी, पॉइंट, टैक्स वाले चूँकि इसको मानते नहीं तो 0.75 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ गया, एसेट है ये। अब कल वाले सवाल को देखो तो क्या हुआ था, उसमें आपने 2.25 लेस किया था,
1.5 ऐड किया था, चेक कर लो जाके, बनाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। 2.25 के करूँ यहाँ पे, 2.25 लेस हुआ, इनकम रिकॉर्डेड थी ना, लेस किया और 1.5 को ऐड किया तो नेट में 0.75 ही तो लेस हो रहा है, तो वही 0.75 डायरेक्ट यहाँ पे लेस हो गया। तो उल्टा आसानी हो गई है, पूरा लेजर नहीं बनाना पड़ रहा, कहानी यही है। ठीक है, ओके। तो ये हमारी तरतीब होगी इन सवालों को करने की। ठीक है, अब इसके अंदर असल में लेजर बनाना और ट्रीटमेंट करना तो हमने सीख लिया। अब असल कहानी की तरफ जाते हैं और वो ये है कि टैक्स वाले ज़रूरी नहीं है कि टैक्स वाले कैश बेसिस पर ही हुआ करेंगे, कि वो इनकम को कैश बेसिस पर टैक्स करें या एक्सपेंसेस को एज अ रिलीफ अलाउ करें जब एक्चुअल कैश पे हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है। टैक्स वालों को पसंद कैश बेसिस ही हैं, ज़्यादातर यही होता है, लेकिन एक्रूवल्स हैं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, भाई ये लाइट तो जला दें, बस देखें कोई लाइट नीचे ऑन। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप तो एक्रूवल बेसिस, आपने एक्रूवल बेसिस पे ही रहना है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कैश बेसिस पे हैं। टैक्स वाले कभी कैश बेसिस, कभी एक्रूवल बेसिस, कभी कैश बेसिस पर इनकम को टैक्स करेंगे या एक्सपेंसेस को डिडक्शन के तौर पे अलाउ करेंगे, कभी एक्रूवल बेसिस पे वो भी इनकम को टैक्स कर लेंगे, अभी पैसे रिसीव नहीं हुए, कमा लिए, वो टैक्स ले लेंगे। कभी एक्रूवल बेसिस पे वो एक्सपेंसेस को अलाउ कर देंगे, अभी पे नहीं किए अलाउ कर देंगे, ये हो सकता है। और एक तीसरा केस भी है, वो कहेंगे इनकम टैक्सेबल है ही नहीं, कभी भी नहीं है, हमारी तो इनकम होगी, फिर ये परमानेंट डिफरेंस। वो कहेंगे डिडक्शन अलाउड है ही नहीं, हमारा तो एक्सपेंस होगा पेनल्टी वगैरह, लेकिन वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। तो ये 3 केसेस हैं जो आज हमने देखने। ठीक है, करवा अभी भी इसीलिए रहा हूं इस पे कि कल मैसेज कर दिया था कि लेक्चर जो है वो अवेलेबल कर दिया जाएगा, कि शायद जो बच्चा रह जाए वो ले ले इसको, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। ठीक है, तकरीबन आधे बच्चे आए हैं, आधों ने छुट्टी कर ली है। चले, पिछली क्लास से तो कुछ बेहतरी महसूस हुई, पिछली क्लास से अटेंडेंस ज़रा बेहतर है। हाँ जी, आ जाएं जी। ये जो है ना, ये जो एक टेबल है, ये हम एंड पे बनाएंगे, फिर यहाँ से आके देख लेंगे। ये फॉर्मेट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, फिर भी ज़रा देख लें। इनकम के लेजर में अगर अनअर्नड हो, अनअर्नड क्या होता है, अलग से बना लेता हूँ ये। अगर इनकम रिसीवेबल है, क्लोजिंग एसेट होगा वो, ठीक है, तो ये करंट एसेट होता है, सही है, रिसीवेबल करंट एसेट। और अगर अब ये कब होता है, जब आपने कमा लिया है, पैसे अभी आए नहीं, और अगर आपने पैसे ज़्यादा रिसीव कर लिए हैं, पैसे ज़्यादा अभी कमाए नहीं है, तो ये आपके ऊपर क्या बन जाती है, लायबिलिटी। तो ये क्लोजिंग में एडवांस या अनअर्न, ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, करंट लायबिलिटीज में नजर आएगी। ऐसे ही ये ओपनिंग में भी हो सकता है एडवांस, क्लोजिंग में भी हो सकता है एडवांस, ओपनिंग में भी हो सकता है रिसीवेबल, क्लोजिंग में भी हो सकता है। फिर एक्सपेंस की अगर बात करें तो अगर आपने एक्सपेंस इनकर कर लिया है, अभी पे नहीं किया, तो वो क्या कहलाता था जी, क्लोजिंग पेएबल, लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये कहाँ नजर आएगा, आपकी करंट लायबिलिटीज में, लायबिलिटी इसी तरह नजर आती है। और अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा पे कर दिया आपने, यानी अभी इनकर नहीं हुआ, एडवांस में कुछ खर्चा पे कर दिया है, तो फिर क्लोजिंग में एसेट यानी प्री पेमेंट आ जाएगी। तो ये प्री पेड है, एसेट का क्लोजिंग इसी तरफ भी आता है, तो ये किधर चला जाएगा, करंट एसेट्स। अब इसी तरह से अगर ओपनिंग भी पेएबल है तो ओपनिंग पेएबल इधर आ जाएगा, ओपनिंग प्री पेड है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर इनकम के लेजर में कैश क्रेडिट साइड पर और इनकम की फिगर डेबिट साइड, कैश डेबिट इनकम, और एक्सपेंस के लेजर में कैश डेबिट साइड पर और एक्सपेंस की फिगर पीएनएल वाली क्रेडिट साइड पे, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इससे याद रखना है। तो ये बस आपकी यहाँ पर लेजर्स बने हुए हैं। ठीक है, ये हाउ टू टैकल मैंने सिखाना है, इसलिए फ़िलहाल सवाल पे चलते हैं। ये सवाल हमने सिर्फ करना है बस, छोटा सा। अल्लाह आज नहीं कुछ बचना वैसे टाइम, आज ही सवाल ही चलेगा, अल्लाह करे पूरा हो जाए, आराम सुकून से करेंगे, क्योंकि साथ साथ रूल्स भी लिखने हर एक के ऊपर।
टेक्निकल हो जाता है ना मामला ज़रा, अनअर्नड है। अब अनअर्नड जगा दो यार इसको, अनअर्नड जो है, उठ जाओ अब, ठीक है। आजकल मैचेस नहीं है, ये और मैं दोनों बोर हैं, है ना। अच्छा, वैसे आज मैच चल रहा होना था, है ना। अच्छा भला मैच देखते देखते रिजल्ट आ जाता। ओहो, फिर रिजल्ट आ। अच्छा सुने जी, खुद ढूंढो। 206 लें जी, ये सवाल हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट करें करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2018, ठीक है जी। तो नोट नहीं बनाना, इसलिए मैं परले कोने से करंट टैक्स की वर्किंग शुरू करूंगा, ठीक है, और साथ डेफर्ड टैक्स की वर्किंग ओपन करेंगे, और फिर बोर्ड बच जाएगा जिस पे हम 7-8 जितने लेजर्स बनने हैं वो सारे के सारे यहीं बनाएंगे, ठीक है। नोट मांगा नहीं गया, तो अगर नोट एंड पे आप कहेंगे बनाना है, टाइम बच जाता है, या कल आपकी फरमाइश आ जाती है, तो फिर वो नोट 1 नोट पे बना लेंगे, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर पेज 206, क्वेश्चन नंबर 9, कबूतर लिमिटेड। अब कबूतर ना ढूंढते रहना, पिजन लिमिटेड है ये, कुछ बच्चे ढूंढने लग जाते हैं फिर उसको जी। क्वेश्चन 9 पेज नंबर 206, पिजन लिमिटेड। तो सबसे पहले हम करेंगे जी करंट टैक्स की कैलकुलेशन। इधर आज ये हमारी रिक्वायरमेंट है, वर्किंग वन नहीं कहना इसको, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे, कुछ चीज़ें ऐड होती जाएंगी, कुछ चीज़ें लेस। रुपीज़ इन मिलियन है तो ठीक है, रुपीज़ इन मिलियन ही कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी हमारी वर्किंग होगी डेफर्ड टैक्स। उसने क्या कहा है, करंट टैक्स निकालो, और इसका मतलब डेफर्ड टैक्स का लेजर असल में तो रिक्वायरमेंट बनता है। बहरहाल वो एक लाइन में यहाँ पर लिख देंगे टॉप पे, डेफर्ड टैक्स, यहाँ नीचे लिख देंगे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू इतने रुपए, और रेफरेंस के अंदर वर्किंग डेफर्ड टैक्स वाली रेफर कर देंगे, ठीक है। तो ये तो पहले सब पे रिक्वायरमेंट ही आ गई, यहीं पर ही निकल आएगा करंट टैक्स। तो डेफर्ड टैक्स मैं वर्किंग वन कह रहा हूँ इसको, वैसे इसको भी वर्किंग वन कह सकते हैं। फिर 2 लाइनें लिख देंगे, करंट टैक्स इज इतना, रेफर वर्किंग वन, डेफर्ड टैक्स इज इतना, रेफर वर्किंग फलां। क्या ख्याल है? तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपकी तरतीब शरीफ ना खराब हो जी। वर्किंग वन करंट टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे हम इसमें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ये स्टार्ट कर रहे हैं, और वर्किंग नंबर 2 deferred tax liability स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 18 है जी, ओके। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, रेट अलग रखना, वैसे ही आप आदत डाल लो
क्योंकि डिफरेंट रेट्स आते ही हैं, आपको पता है इनकम्स के, अब तो हमने वो सीख लिया हुआ है, एक आधे सवाल में कर भी लिया हुआ है, होमवर्क वाले सवाल में भी शायद था, नहीं वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की सिर्फ। चले है टैक्स रेट और टैक्स, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से हम वर्किंग 3, 4, 5, 6 कोशिश करेंगे यहाँ पर होती चली जाए, कैसे होगा गुजारा आप देखते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ें, और मैंने आपको 2 स्टेप्स के अंदर ये काम करना सिखाया है, ऐसा ही है। फिलहाल वो स्टेप्स तो 3 होंगे, लेकिन के करंट टैक्स में स्टेप 1 लेजर बनाएंगे, स्टेप 2 करंट टैक्स का ट्रीटमेंट, स्टेप 3 इस तरह से सोचेंगे हम, ठीक है ना। तो पहली एडजस्टमेंट पढ़ें और मुझे बताएं क्या आप उसको छेड़ सकते हैं कम से कम। जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छा पहला प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर इज 300 मिलियन, तो यहाँ पे आकर हमने लिखा जी 300, बिल्कुल जी, ये एडजस्टमेंट तो आपने वाकई घर पहुंचा दी जहाँ पे इसने पहुंचना था। नेक्स्ट, जी, करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड एक्सपेंसेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी। करंट लाइबिलिटीज में एक्सपेंसेस एक्रूड है, मतलब एक्रूड मैंने बोला था, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, एरियर, ये एक्सपेंस के साथ लगे तो पेएबल का मतलब देते हैं, इनकम के साथ लगे तो रिसीवेबल। तो क्या है जी, ये क्या, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल। तो स्टेप 1 लेजर बनाएंगे, ये हमारा लेजर बनने लगा जी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर बना लेते हैं हम। और पेएबल है, पेएबल है, तो पेएबल है एक्सपेंस, पेएबल लायबिलिटी किस तरफ आएगी, डेबिट साइड पे। अभी तो देखना ज़रा, बस ये लिख दो, कैरी डाउन, पता ही आपको क्लोजिंग पेएबल लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, ये लिखना है। वाह, कितना 12। अब कहानी तो होगी ख़त्म, इससे आगे तो डेटा है नहीं, लेजर कंप्लीट करना है। तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, क्रेडिट साइड पर। अब क्रेडिट साइड पे हम क्या लिया करते हैं एक्सपेंस में, वो मुझे भूल गया, मैं कैश से सोचूंगा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होता है, तो कैश इस तरफ आता है, तो यहाँ पे फिर क्या है, पीएनएल वाली फिगर। तो एक्सपेंस जो हमने पीएनएल में रिकॉर्ड किया, ये वो बैलेंसिंग फिगर आ गई और हमारा लेजर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले वो सारा टाइम लगाया है, क्योंकि अगर पहली बार ये काम यहाँ पर करता तो आपने डांगे निकाल लेनी थी, है भाई ऐग ही हो रहा है। लेकिन अब समझ आ रही है हमें कि इससे हमारा काम चलता है, क्योंकि हमने पूरे सवाल को देख लिया ना करके, ठीक है, पूरे सवाल को देख लिया ना करके हमने, हैं, तो हमें कोई फ़र्क, अब सोच में पता नहीं कहाँ पे रिजल्ट भी आ चुका था इसका, और ये खुशियाँ मना रहा था, पता नहीं कहाँ पहुँचा हुआ था। वापस आए इधर, ये मैंने आपको समझा दिया है ना, इनफ है ये डाटा हमारे लिए। IAS 12 का सवाल करने के लिए, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के लिए ये डेटा काफ़ी है, पूरा लेजर हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए ही यही चीज़ें होती हैं जो फ़र्क, ये प्रूफ करके इधर आए हैं, ठीक है ना, इसलिए अब इससे बहस नहीं कर रहे। अब स्टेप 1 हो गया जी, ठीक है, क्या किया हमने, लेजर बनाया। स्टेप 2 जरा मैं देख लूँ जो इधर हैं वही, ताकि बोलूँ उसी तरह से, प्रिपेयर टी अकाउंट, करंट टैक्स वर्किंग, डेफर्ड टैक्स, ठीक है, इसी तरतीब पे बोलेंगे जी, ठीक है। ले जी, तो स्टेप 1 प्रिपेयर कर लिया हमने टी अकाउंट। अब ओपन होगा टैक्स वालों का ट्रीटमेंट, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने बात की है, येलो तो बात की है हमने अकाउंटिंग की। अब टैक्स वाले क्या कहते हैं, द रिलेटेड एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पजेज ऑन, इसका मतलब टैक्स वाले क्या यूज कर रहे हैं। अब अगर ये कैश बेसिस यूज कर रहे हैं, हम तो किस पे हैं, एक्रूवल पे, तो हम और वो डिफरेंट हो गए, तो इसका मतलब रिवर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड टैक्स। मैंने ये नहीं बोला एक्सपेंस या इनकम, ठीक है, वो फिर बाद में देखें क्या चीज़ है, ठीक है। देखो पहली बात, पहला स्टेप
नहीं देखा टैक्स वाले क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले लेजर बनाया। अब लेजर बनाने के बाद हमने देखा टैक्स वाले कौन सी बेसिस पे हैं। तो अगर तो टैक्स वाले, ये दूसरा स्टेप होगा, अगर ये मतलब कैश बेसिस पे हैं तो ये 3 स्टेप्स जैसे होने। दूसरा स्टेप क्या होगा, अगर टैक्स वाले कैश बेसिस पर हैं तो फिर करंट टैक्स की वर्किंग में रिवर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड टैक्स। अब रिवर्स अकाउंटिंग क्या होगी, इनकम या एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा और कैश रिकॉर्ड हो जाएगा, रिवर्स अकाउंटिंग, ठीक है। तो मैं इनकम एक्सपेंस बोल देता हूं, ठीक है ना। तो स्टेप 1 लेजर बना, स्टेप 2 हम आए सवाल में देखने टैक्स वाले क्या यूज कर रहे हैं। अगर टैक्स वाले कैश बेस यूज कर रहे हैं तो करंट टैक्स में इनकम एक्सपेंस रिवर्स कर दो और कैश रिकॉर्ड कर लो। ये बोलना ठीक रहेगा, ठीक है। इनकम या एक्सपेंस रिवर्स करो और कैश रिकॉर्ड करो। इनकम या एक्सपेंस रिवर्स करो, करंट टैक्स की वर्किंग में इनकम टैक्स या एक्सपेंस इनकम या एक्सपेंस रिवर्स करो और कैश को रिकॉर्ड करो। अब इनकम है या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को रिवर्स करना है। तो प्रॉफिट की फिगर तक आते आते क्या कर चुके हैं लेस, तो फिर क्या कर देंगे, ऐड। तो ऐड हो गया जनाब इंटरेस्ट, नहीं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ठीक है जी। कितना वर्किंग का रेफरेंस देना तो दे लो, क्योंकि आपने बैलेंसिंग फिगर वहां निकाल के दिखाई हुई है। वैसे तो फर्क कोई नहीं पड़ता, वही है जी। कितना 12। और रिकॉर्ड करो कैश, कैश पेड कितना है, एक्सपेंस कैश पेड कितना है 0, तो फिर कोई 0 लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आई, इसलिए पिछले सवाल को पहले कराया, वरना यहां पे तो फिर मसला वो ना था। क्योंकि यहां पे तो अगली चीज सिखा रहा हूं, यहां पे सारे पॉसिबल सिनेरियोज आने हैं। टैक्स वाले कैश बेसिस पे होंगे, एक्सपेंस पेबल भी आएगा, प्रीपेड भी, इनकम अनअर्न्ड भी आएगी, रिसीवेबल भी। फिर ये कैश बेसिस पे सारे केसेस देख लेंगे, फिर टैक्स वाले भी हमारे साथ मिल जाएंगे, एक्रूअल बेसिस पे आ जाएंगे, फिर वो देख लेंगे, फिर परमानेंट डिफरेंस भी आ जाएंगे। तो इस सवाल में तो ये 3 चीजें सीखनी है। रात सारी नहीं सोए टेंशन से, तो मुझे लगता है ना। खड़े हो जाओ, थोड़ी देर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नाफरमान औलाद, खड़े हो जाओ, जल्दी बैठ जाओ। एक बार फिर खड़े हो जाओ, अब खड़े रहना 5 मिनट तुमने, चलो बैठ जाओ। अच्छा जी सुने, रिवर्स इनकम या करंट टैक्स वर्किंग में इनकम या एक्सपेंस को रिवर्स करें, रिकॉर्ड करें कैश, क्योंकि हम एक्रूअल वाले, टैक्स वाले कैश में, तो हम रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स इनकम या एक्सपेंस, रिकॉर्ड कैश। अब एक्सपेंस था तो रिकॉर्ड हमने किया हुआ था, माइनस किया हुआ था, तो रिवर्स करना है तो ऐड बैक कर दिया। कैश कितना पे किया है, तो फिर कुछ भी नहीं करना। नंबर 1 स्टेप हो गया। नंबर 2 डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पेएबल की कैरिंग अमाउंट होगी कि नहीं होगी, बोलो। इलेक्ट्रिसिटी पेएबल कैरिंग अमाउंट इज या नॉट इज, कैरिंग अमाउंट तो है बट टैक्स बेस नहीं, क्योंकि टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस को फॉलो कर रहे हैं। उनकी दुनिया में ये 4 अल्फाज नहीं मिलेंगे आपको ढूंढे से भी, पेएबल, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, मतलब रिसीवेबल या अनअर्न्ड, ठीक है। तो ये 4 अल्फाज उनकी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। लो जी, अगर हम एक्रूअल पे जो कि हमेशा होंगे और टैक्स वाले कैश बेसिस पे हों तो ये 3 स्टेप्स हैं। दिस इज ओवर। स्टेप 1 लेजर बनाएंगे। अगर टैक्स वाले कैश बेसिस पे हैं तो स्टेप 1, हम तो होते ही एक्रूअल पे ना, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं होना, हम हमेशा एक्रूअल पे होंगे, ठीक है। हाँ, हम एक्रूअल पे, टैक्स वाले कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, तो स्टेप 1 लेजर बनाओ। स्टेप 2 करंट टैक्स की वर्किंग में इनकम एक्सपेंस रिवर्स करो, कैश रिकॉर्ड करो, कर लिया। नंबर 3 डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी। ओवर, कहानी खत्म, ठीक है। अब डिफरेंस कितना है, अब ये डिफरेंस क्या है। अच्छा देखो, एक तो रूल है ना हमारा, वो भी पर्चे में हम लिख लिया करते हैं। रूल 1 क्या था, रूल 1 क्या था, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट अगर ज्यादा हो टैक्स बेस ऑफ एसेट से तो ये क्या है जी, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ठीक है। फिर इसी से बना लो बाकी भी, ताकि
पर्चे में गलती के चांसेस ना हो। लेकिन मैंने आज ये सारों की लॉजिक देनी है। असल में तो मुश्किल है ना, कोई अनअर्न्ड होगा, सबसे मुश्किल अनअर्न्ड को समझाना, लिखना होता है, प्री पेमेंट को समझाना, ये टेम्परेरी डिफरेंस कौन सा है, टैक्सेबल कैसे है, ये समझाना है। लेकिन रूल बनाएं ताकि स्पीड भी काम पर्चे में तो हो सके। रूल 2 इसी को उल्टा दें कि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट अगर कम हो टैक्स बेस ऑफ एसेट से, तो भाई ऊपर अगर टैक्सेबल था तो यहां क्या बन जाएगा, फिर जाहिर है डिडक्टेबल। अब लायबिलिटी के लिए रूल बना लेते हैं हम। रूल 3, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज अगर ग्रेटर हो टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटीज से, तो ये क्या बनेगा। अब अगर कैरिंग अमाउंट एसेट की ज्यादा होती है तो वो टैक्सेबल, तो कैरिंग अमाउंट लायबिलिटी की टैक्स बेस ज्यादा होगी तो ये क्या बनेगा, उसी रूल से उल्टा सोचा हमने, ठीक है, डीटीडी। और रूल 4 रूल 3 से उलट सोच लेंगे। रूल 4 ये गोल्डन रूल्स हैं, लेकिन हम उसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह काबू है हमारा। बट फिर भी पर्चे में अगर वो ये वर्किंग कहे, ये कैलकुलेशन कहे, तो पर्चे में फिर नहीं सोचना, 1 मिनट नहीं लगता इनको लिखते हुए, साइड पे लिख लो। जब ये काम हो जाए तो बस आगे तो फिर देख कर चलते जाना है फटाफट, ठीक है। तो रूल 4 क्या है जी, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी अगर लेस हो टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी से, तो फिर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अब ये रूल हमारे चलेंगे हर जगह। जैसे यहां पर चल रहा है लायबिलिटी है, लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है और इसकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से, तो रूल 3 लग रहा है, ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन हम तो इसके लिए लिखेंगे वजह भी, क्योंकि वो पूछ लेता है, ठीक है, लिख के बताओ, तो यहाँ पे स्टार लगाओ। और स्टार तो ना ही लगाओ क्योंकि हर एक जगह स्टार लगना है, छोटा सा 1 लिखो, फुट नोट डालने लग जाओ, ठीक है। ये ना कितने हैं मैं देख के बताता हूँ ताकि इसके नीचे फुट नोट डालें। 1 2 तकरीबन ना 10 को लाइनें छोड़ के ना, इसके नीचे 10-11 लाइनें छोड़ के उसके बाद ऐसे करके लिखना शुरू कर दें। 1 10-11 लाइनें काफ़ी हैं, ठीक है। 10-11 लाइनें छोड़कर उसके आगे 1 ऐसे, फिर 2, फिर ऐसे 3। उर्दू में लिखना है तो इस तरफ से 1 2 3 लिखते जाएं, ठीक है। तो पहला लिखें नंबर 1, इसके साथ लग गया नंबर 1। ये आपको खुद भी पता ही है, ये आपको खुद पता है ये डिडक्टेबल क्यों है, बोलो, कल बताया था ये डिडक्टेबल क्यों है। ये पेएबल, जल्दी जल्दी लिखना, लेकिन ये पेएबल फ्यूचर में जब कभी पे होगा टैक्स वाले इसको अलाउ करेंगे एज अ डिडक्शन, टैक्स वाले इसको एज अ डिडक्शन अलाउ करेंगे। ये पेएबल फ्यूचर में जब कभी पे होगा टैक्स वाले इसे एज अ डिडक्शन अलाउ करेंगे। इसलिए आज ये एक डीटीडी है। कुछ बच्चे रोमन उर्दू में भी लिख रहे हैं, अच्छा है ना, सही है, जल्दी जल्दी लिखा जाता है, जैसे कर लें आप, बस लिखना मकसूद है, मतलूब है, बशीर नहीं है। अच्छा जी, सही है, ठीक हो गया। चले नेक्स्ट, ये तो खत्म, कहानी खत्म, आगे रेट लगेगा और बस, ठीक है। नेक्स्ट जी, अगली एडजस्टमेंट अब जल्दी से कर दें, ये भी कल वाली ही है, लेकिन फिलहाल तो मुझे नहीं पता कल वाली है या आज वाली है। फिलहाल तो मैं ये पढ़ के लेजर बनाऊंगा, लेजर। क्यों ना मैं लेजर्स बना लूं, वेला खड़ा हूं।
8-9 बना लेते हैं। 8-9 एडजस्टमेंट तो होंगी ना? नहीं, ये एडजस्टमेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन उसमें किसी में टैक्स, किसी में प्रॉफिट, वो भी तो गिवन है। मैं तो लेजर्स की बात कर रहा हूँ। 9 लेजर्स बनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 काफ़ी ने, 9 भी बना लेते। चलो, आप कह रहे हैं तो मैंने तो नहीं देखा। जगह मुक गई है बस पाइन। ले जी, इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 15 मिलियन। भाई एक्सपेंस तो रिसीवेबल नहीं ना हो सकता, ये इनकम की बात ही हो रही है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट है, इंटरेस्ट इनकम लिखूंगा यहां पे तो मैं, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम की का लेजर है, वो कह रहा है इंटरेस्ट रिसीवेबल है, मतलब तो कैरिंग अमाउंट है, मतलब किताबों के अंदर ये नज़र आ रहा है हमारा रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल है, तो ये एसेट इस तरफ लिखा जाता है क्लोजिंग जी। कितना? 15। अब कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। अब इसको कर लें बैलेंस। बैलेंसिंग फिगर आ रही है आपकी डेबिट साइड पर। अब डेबिट साइड पे इनकम के लेजर में क्या आता है ये तो मुझे नहीं पता, याद नहीं रहा, मुझे कैश याद रहता है बस। तो इनकम के केस में कैश आता है, तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, तो फिर इस तरफ क्या होगा? P&L वाली फिगर, ये जो इनकम आपने रिकॉर्ड की, तो ये आपने बैलेंसिंग निकाल लिया। सोच के भी लिख सकते थे, यूं भी कर सकते थे, यूं भी कर सकते थे। अगर रिसीवेबल है तो मतलब कमा लिया है, अभी आया नहीं है, तो कमा लिया है, आया नहीं है, इनकम रिकॉर्ड हो गई है, रिसीव नहीं हुई है, तभी तो रिसीवेबल, तो फिर भी लिख सकते थे। बहरहाल बैलेंसिंग से काम चल तो रहा है, ठीक है। अब ये करने के बाद हम आए सवाल की तरफ। वो पहले वाला सवाल करने से ना एकदम आसान हो गया काम, क्योंकि अब ये टेंशन नहीं हो रही है हो क्या रहा है, पता है क्या हो रहा है, डिफरेंसेस ही ले रहे हैं। द इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड ऑन, टैक्स वाले क्या कर रहे हैं, तो टैक्स वाले अगर कैश बेस फॉलो करें तो 3 स्टेप्स में हमारा ट्रीटमेंट। नंबर 1 लेजर बनाएंगे, बन गया। स्टेप 2 करंट टैक्स की वर्किंग में इनकम एक्सपेंस रिवर्स करेंगे, कैश रिकॉर्ड करेंगे। ये लिखा हुआ है किताब में भी, इसलिए बस बोल के याद कर लो, लिखा हुआ तो है। स्टेप 2 करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंस रिवर्स करेंगे, कैश रिकॉर्ड करेंगे। स्टेप 3 डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी, ठीक है। तो इनकम उल्टानी पड़ेगी जी। तो प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुकी थी इनकम, लेस कर देंगे आप, तो इंटरेस्ट इनकम आपने कर दी रिवर्स। वर्किंग 4 का रेफरेंस देना है तो दे दो, कितनी है जी? 15। और रिकॉर्ड करो कैश, तो कैश तो नहीं नजर आ रहा लेजर में, तो बस कुछ भी नहीं ऐड करना, ठीक है। अब समझ आ रहा है ना, असल में तो डिफरेंस वाला मामला चल रहा है। असल में कैश भी आया होगा, असल में एक्सपेंस भी होगा, जैसे मैंने दिखाया, लेकिन दोनों ऐड लेस होके फर्क यही निकलना था हमारे इस सवाल के लिए। करंट टैक्स की कैलकुलेशन के लिए यही चीज हमें चाहिए थी, जो मिल गई। मैंने इसीलिए वो कल वाला सवाल करवाया है। मुकम्मल लेजर से भी वही नतीजा निकलता है, इतनी इंफॉर्मेशन से भी वही नतीजा निकलता है। इस पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? पक्की बात है। चलो, तो फिर कैश कोई नहीं रिकॉर्ड हुआ। डेफर्ड टैक्स में आए तो क्या है इसका नाम? इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितनी कैरिंग अमाउंट है? अब चूंकि टैक्स वाले कैश बेसिस पे हैं तो टैक्स बेस, क्योंकि उनकी दुनिया में ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। अब रिसीवेबल है यानी एसेट है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से, तो रूल 1 लगा। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है तो रूल 1 लगा, यानी ये क्या है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लेकिन हमें कहाँ यहाँ चैन आना है, तो नंबर 2 लिखें, खुद ही लिख दें, बल्कि कल भी लिखवाया था, खुद ही लिख दें। चलो बोल तो दें कम से कम खुद ही एक दफ़ा। तो इसलिए ये अब जी क्या है, क्या क्या बोला आप लोगों ने, दिल में बोला, लेकिन देखें ये रिसीवेबल लिखते रहे साथ साथ। ये रिसीवेबल फ्यूचर में जब कभी रिसीव होगा
देखो टैक्स वालों ने क्या कहा है, हम रिसीट बेसिस पे, कैश रिसीव होगा तो टैक्स लेंगे, ऐसे ही है ना। तो ये रिसीवेबल फ्यूचर में रिसीव होगा ना, जब रिसीव होगा टैक्स लेना है, तो ये लिख रहे हैं हम। तो ये रिसीवेबल फ्यूचर में जब कभी रिसीव होगा टैक्स वाले इस पर टैक्स लेंगे, इसलिए ये रिसीवेबल फ्यूचर में जब कभी रिसीव होगा टैक्स वाले इस पर टैक्स लेंगे, इसलिए आज ये एक टीटीडी है। पिछले जुमले जैसा बना लिया, इसलिए आज ये एक टीटीडी है। ये भी पढ़ने आता है बेटा, ये भी पढ़ने आता है? अच्छा, कोई बात नहीं, इतना क्यूट सा स्टूडेंट है ये तो। मैं आपको स्टूडेंट दिखाऊं अपना, ये चलता भी है? वाह, अभी नहीं चलाते, पर थोड़ी देर तक चलाएंगे। आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा ना, कल इंशाल्लाह जब मंडे को क्लास में मिलेंगे तो फिर इसको चलाएंगे, ठीक है? ओके चलिए, अच्छा जी, होगा इंशाल्लाह होगा। ये तो होगा। अच्छा जी, लिख लिया? चलें नेक्स्ट। अब आए ना कैमल्स माउंटेन्स के नीचे, वो तो कल किया हुआ था, आज वाला करें। आ गया नवा काम, खेती करो, बता दिया समझा दिया, अब आपने करना है सवाल। 10 मिनट और करो फिर ब्रेक। भाई ब्रेक वाले आए, जल्दी ब्रेक मिलेगी। हमने 2 दिन आपको याद किया, हाँ लेक्चर में देखा आपने, फिर वहां पे आपने ब्रेक नहीं की, मतलब आपको ब्रेक की जरूरत नहीं है, तजर्बे से साबित हुआ। वो उस पे 2x पे देख रहे हैं। सच्ची आपकी ब्रेक भी बंद है आज, याद है कल कहा था हमने इसकी ब्रेक बंद रहेगी, मैंने कहा था। उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, पहले लेक्चर में रिकॉर्ड नहीं हुआ, सर ने आमिर भाई ने पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दी। नहीं, मैंने ब्रेक में कहा होगा, पर मैंने कहा था। किसी को याद हो, एक आधे बच्चे को, 1-2 को है याद। हाँ तुमने वैसे याद कर नहीं किया, आमिर भाई खुद याद है। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी करें। दिल तो कर रहा है आज ब्रेक भी ना दे, देखिए कैसे भूल गए आपके रिजल्ट है। आप भूल गए थे, मैं नहीं भूलने दूंगा। नहीं सॉरी, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं नहीं नहीं, अब चुप। देखिए वैसे इतना मसरूफ दिन है आज हमारा कि पता ही नहीं चलेगा। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। आँख खुल गई पान? जी कितने बच्चे कर चुके पूरा ट्रीटमेंट? अगला भी पढ़ लिया? पूरा ट्रीटमेंट तो ना हुआ ना। चले, प्रीपेड इंश्योरेंस 30 मिलियन है, तो प्रीपेड इनकम होती है ना, प्रीपेड इनकम नहीं हो सकती। प्रीपेड इनकम पे करते हैं क्या, तो रिसीव करते हैं, इसका मतलब एक्सपेंस है, ठीक है। नाम उसका क्या है, इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस का मैंने लेजर बनाया। अब सवाल क्या कह रहा है जी, ये प्रीपेमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंस है, तो प्रीपेड क्या लायबिलिटी है, एसेट? एसेट, तो एसेट किस तरफ आएगा क्लोजिंग? क्रेडिट साइड पर। कितना है? 30। ओ अब नहीं, प्रीपेड है ना, अभी तो क्लोजिंग में प्रीपेड लिखा है, मैंने लिखूं प्रीपेड, ये क्लोजिंग प्रीपेड लिखा है मैंने, ये क्लोजिंग प्रीपेड, जैसे ये लिखा था क्लोजिंग रिसीवेबल, जैसे ये लिखा था क्लोजिंग। आई थॉट कि ये मसला नहीं होगा, लेकिन आपको हुआ। ये असल में क्लोजिंग बैलेंसेस लिख रहा हूँ, तो क्लोजिंग प्रीपेड कितना है? 30। ये तो एसेट है क्लोजिंग में। अब नहीं ज़्यादा पढ़ो 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 पढ़ो। प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस है, प्रीपेड है, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस ही है पर प्रीपेमेंट है ये उसकी। प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस है भाई, क्लोजिंग ही बता रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस है कितना? 30। अब बैलेंस करो तो
अच्छा, एक्सपेंस का लेजर है तो कैश इस तरफ आना है, यही तो मसला है। अब ऐसे भी सोचो, प्री पेमेंट का मतलब ही क्या होता है? एक्सपेंस कैश पे हो गया है, कैश हमने पे कर दिया है, अभी तक इनकर नहीं हुआ। इसका मतलब कैश ज्यादा था, एक्सपेंस कम था, लेकिन हमारे पास तो अधूरी कहानी है, तो हमारे पास फिर कैश आएगा, एक्सपेंस नहीं आएगा। लेकिन हमारा लेजर बैलेंसिंग फिगर ही हमें सही दे देता है। इधर देखो, तो एक्सपेंस के लेजर में कैश बैलेंसिंग फिगर इस तरफ कैश आता है। ठीक है जी। अब ये तो हो गया स्टेप 1, लेजर बन गया। अब जरा जाकर देखते हैं टैक्स वाले इस बारे में क्या राय फरमा रहे हैं। तो वो कह रहा है दीज आर डिडक्टेबल व्हेन व्हेन पेड। इसका मतलब टैक्स अथॉरिटीज क्या फॉलो कर रही हैं जी? कैश बेसिस। कौन था? हम खुद ही थे कोई। कैश बेसिस, ठीक है। टैक्स वाले क्या फॉलो कर रहे हैं भाई? कैश बेसिस मतलब ये है ना, खर्चा तब अलाउ करेंगे जब पे कर दो। टैक्स वाले कहते हैं और इनकम पे टैक्स तब लेंगे जब वो रिसीव, इसी को तो कैश बेसिस कहते हैं। तो टैक्स वाले क्या कर रहे हैं? कैश बेसिस फॉलो। अब स्टेप 1 तो हो चुका, लेजर बन गया। अब स्टेप 2, करंट टैक्स में क्या करेंगे? नहीं, लेस ऐड नहीं, मुझे वो रूल बोला करो मेरे लिए। क्या? रिवर्स इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड कैश, ये बोला करो प्लीज, ठीक है। तो रिवर्स इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड कैश। अब करंट टैक्स की वर्किंग में आए, कितनी है इनकम, ये एक्सपेंस है, कितना एक्सपेंस है जो हमने रिकॉर्ड किया है? कोई नहीं। अच्छा, अब असल में एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हुआ होगा, कैश भी है, लेकिन पता है ना आपको, डिफरेंस से खेल रहे हैं हम, ठीक है। तो बहरहाल स्टेप 2 क्या है? करंट टैक्स की वर्किंग। ये बात समझ आई है मैंने बोली है? ये भी पिछला सवाल इसलिए करवा के दिखाया था। असल में पूरी कहानी तो यही चल रही होती है, लेकिन मसला वही है डिफरेंसेस का जिससे हम खेल रहे हैं। तो हमारे लिए इतना डेटा काफी है। अब करंट टैक्स की वर्किंग में इनकम एक्सपेंस रिवर्स करो, तो एक्सपेंस का लेजर है, एक्सपेंस रिवर्स करना है। एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया हुआ है कि रिवर्स करें? कोई नहीं। और कैश रिकॉर्ड करें, कैश रिकॉर्ड करें। अब ये एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस तो कैश पेड है, मतलब ये अलाउ करें डिडक्शन, तो क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। तो लेस कर देंगे हम, लेस कर देंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पेड ही लिखूंगा मैं, एक्सपेंस का लफ्ज ही नहीं लिखना चाह रहा। इंश्योरेंस पेड, ठीक है। बैलेंसिंग अगर आपने निकाला है उधर तो वर्किंग 5 का रेफरेंस दे दें। कितना है जी? 30। पेमेंट की उन्होंने अलाउ कर दिया, ठीक हो गया। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई भाई? कल आया लेक्चर तो ले गया है ना जी। ये एक्सपेंस का लेजर बनाया। अब टैक्स वाले क्या फॉलो कर रहे हैं? कैश बेसिस, मतलब वो एक्सपेंस को अलाउ कर देते हैं जब हम पे करते हैं, जबकि हम एक्सपेंस रिकॉर्ड तब करते हैं जब इनकर होता है। तो ये एक्सपेंस इनकर नहीं हुआ, तभी तो प्रीपेड है। मैंने कहा असल कहानी तो क्या होगी? लेट्स से ओपनिंग कोई 5 रुपये प्रीपेड पड़ा होगा, कोई पेमेंट 100 रुपये की हुई होगी, उसमें से फिर कोई जो है वो कुछ एक्सपेंस बुक हुआ होगा, क्लोजिंग ये आ रहा है। असल कहानी का डिफरेंस वही बचता है ना। अब इसीलिए तो अधूरी कहानी से काम चल रहा है। तो मैंने कहा कैश बेसिस वाले टैक्स वाले कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? इनकम या एक्सपेंस, बल्कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस को रिवर्स कर दो, एक्सपेंस को रिवर्स करो। अब कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है? नहीं किया हुआ तो कुछ भी रिवर्स नहीं हुआ। कैश को रिकॉर्ड करो, कितना कैश पे किया है? 30। वो कह रहे हैं इसको ले लो एज एन एक्सपेंस, तो ये रिकॉर्ड हो गया। लेस इंश्योरेंस पेड, ठीक हो गया। अब स्टेप 3, डेफर्ड टैक्स आ गया। डेफर्ड टैक्स के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड। अब प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है ये एक एसेट होता है, सही है। तो प्रीपेड, अब ये देखो डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट है डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में, लेकिन चूंकि टैक्स वाले कौन सी बेसिस पे चल रहे हैं, तो उनकी दुनिया में प्रीपेड नाम की कोई चीज एग्जिस्ट। अब एसेट है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो टैक्स बेस से, तो ये क्या होता है? टैक्सेबल टेम्परेरी, रूल 1 लग गया डिफरेंस, ठीक है। लेकिन हम नहीं ऐसे करेंगे, अभी तो असल लिखने वाली चीजें शुरू हुई हैं। अब ये टैक्सेबल कैसे है ये आपने सोचना है, फिर मैं लिखवाऊंगा। रूल तो लग गया ना, जिंदगी तो आसान हो गई यहां से। लेकिन अगर वो रूल, वो कैलकुलेशन ना करवाए, वो कहे मुझे एक्सप्लेन कर दो यही बात, तो सोचो। जब ये होगा तो एज एन डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको पहले ही वो कर लिया रिकॉर्ड
बिल्कुल सही भाईजान, ये प्री पेमेंट है, ये फ्यूचर में पे नहीं होना। अब पे पहले कर चुके हैं ना, ये फ्यूचर में एक्सपेंस बनेगा। हम लोगों ने इसको एसेट बनाया है, फ्यूचर में इसको क्या करेंगे, एक्सपेंस बनाएंगे। अब जब कभी हम इसको एक्सपेंस बनाएंगे, टैक्स वाले कहेंगे ओ भाई ये तो हम पहले ही अलाउ कर चुके हैं, रिवर्स करो। इसका मतलब फ्यूचर में ये जब कभी एक्सपेंस बनेगा, टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं करेंगे, तो ये ऐड बैक होगा। करंट टैक्स की वर्किंग में क्या होगा, हमने फ्यूचर में इसको एक्सपेंस के तौर पे बुक करना है या नहीं करना। आज प्री पेमेंट है, आराम सुकून से समझो, कोई जल्दी नहीं। आज प्री पेमेंट का मतलब क्या है, पेमेंट आज कर दी थी, एक्सपेंस आज बुक नहीं किया। फ्यूचर में हम इस एक्सपेंस को बुक करेंगे जब इनकर होगा। अब जब हम अगले साल मिसाल के तौर पे इसको इंश्योरेंस एक्सपेंस के तौर पे बुक करेंगे, तो टैक्स वाले क्या इसको अलाउ करेंगे। वो तो ये कहेंगे कि हम तो ऑलरेडी, भाई तुम उसको देख लो, अहम बात है, सबसे अहम पॉइंट इस वक्त क्लास का ये आया, तुम उसका मोबाइल देख लो, डाल दिया उसने जेब में। अब क्या करना है फिर, हद हो गई यार, बहुत अहम बात चल रही है, ध्यान से सुने सारे, घर पे जो बैठे हुए हैं वो भी सुने, बहुत अहम लेक्चर था, छुट्टी करके बैठ गए आधे बच्चे। भाई ये क्या है, प्री पेमेंट। प्री पेमेंट का मतलब क्या होता है, एक्रूवल पढ़ के आए हैं 2-3 बार अब तो जिंदगी में। प्री पेमेंट का मतलब होता है हमने आज एक पेमेंट कर दी है, लेकिन मतलब मिसाल अगले 4 महीने का किराया आपने पे कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी अगले 4 महीने आए नहीं, तो आपका एसेट है, एक्सपेंस तो नहीं है, आपने उसको एसेट बना लिया। टैक्स वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये 30 रुपये एक्सपेंस ही है। अब टैक्स वालों ने इस साल में इसको अलाउ कर दिया एज एन एक्सपेंस, ठीक है, आपने इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, टैक्स वालों ने इसको एक्सपेंस के तौर पे अलाउ कर दिया इस साल में। अब फ्यूचर में आप इसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। जब कभी रिकॉर्ड करेंगे तो टैक्स वाले क्या कहेंगे, भाई इसको तो हम एज अ डिडक्शन पिछले साल ही अलाउ कर चुके हैं, तो अब इसको क्या करो, ऐड। बल्कि यूं ही कह लो आसानी के तौर पे, अगले साल में रिवर्स करेंगे अकाउंटिंग, तो एक्सपेंस क्या होगा, ऐड बैक। और कैश कोई पे नहीं होना, वो तो मतलब कैश तो इधर ही पे हो चुका हुआ, तो लाओ हो गया, तो फिर ऐड होने वाली फिगर ज्यादा होगी, तो इसलिए ये क्या होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट को बढ़ाएगा, तो टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी, मतलब टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। किसको समझ नहीं आया, अब इसको लिखो, लिखते हुए फिर समझ आ जाएगा, जो कमी रह भी गई है तो लिखो। ये प्री पेमेंट फ्यूचर में जब कभी एक्सपेंस बनेगी, प्री पेमेंट एक्सपेंस बनता है ना फ्यूचर में, रिसीवेबल इनकम बन चुका होता है, रिसीव होना होता है, पेएबल एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका होता है, पे होना होता है, वो डिफरेंट चीज थी, वो कैश बाद में होता है। आज कैश क्या हो गया है, पहले, यही तो मसला आया है, यहीं पे तो फंस गई गरारियां आपके आगे। तो क्या लिख रहे हैं हम, ये प्री पेमेंट फ्यूचर में जब कभी एक्सपेंस बनेगी, पे नहीं होनी, प्री पे तो पहले हो चुका हुआ है, ठीक है, ये प्री पेमेंट फ्यूचर में जब कभी एक्सपेंस बनेगी, टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं करेंगे, टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इसे अलाउ कर चुके हैं इस साल में, क्योंकि टैक्स वाले इसे, क्या लिखवा रहा था मैं, टैक्स वाले इसे अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इसे अलाउ कर चुके हैं पेमेंट बेसिस पे, कैश बेसिस पे, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी अलाउ कर चुके हैं। अब दोबारा बोलना पड़ेगा, जरा मुश्किल है ना, दोबारा बोल के लाता हूं, जैसे पहला वाला लंबा हुआ था जी। ये प्री पेमेंट फ्यूचर में जब कभी एक्सपेंस बनेगी, टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इसको अलाउ कर चुके हैं। इसलिए फ्यूचर ईयर्स में करंट टैक्स की वर्किंग में ये एक्सपेंस ऐड बैक होगा। इसलिए फ्यूचर ईयर्स में ये, वो जब एक्सपेंस बनेगा, हमें तो बनाना है फ्यूचर में, इसलिए फ्यूचर ईयर्स में, ये कैसे लिखवा रहा था मैं, करंट टैक्स वाली वर्किंग, दोबारा, इसलिए फ्यूचर ईयर्स में करंट टैक्स वाली वर्किंग में ये ऐड बैक होगा
जिस वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेगा, जिस वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेगा। इसलिए आज ये एक टीटीडी है। लिख तो वैसे ही लिया था, मुसीबत तो इसलिए अब रूल की कदर मालूम होना शुरू हो जाएगी, है ना। इसलिए ये आज ये क्या है, तो जुमला कुछ किस तरह से बना, ये प्री पेमेंट है, ठीक है। ये प्री पेमेंट फ्यूचर में जब कभी एक्सपेंस बनेगी, टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं करेंगे एज डिडक्शन। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी इसको अलाउ कर चुके हैं, देखो पैसे पे होने की बेस पर, ठीक है। इसलिए फ्यूचर ईयर्स में जब कभी ये हम एक्सपेंस बनाएंगे, वो तो अलाउ नहीं करेंगे ना, इसलिए फ्यूचर ईयर्स में करंट टैक्स वाली वर्किंग में ये एक्सपेंस ऐड बैक होगा, जिस वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेगा। इसलिए आज ये एक टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। शाबाश, ठीक है जी, सही है। ये सबसे टफ है, ये प्री पेमेंट और अनअर्न्ड को समझना। अगला चेक करो जरा अब जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। करंट लायबिलिटीज में पड़ा हुआ रेंट रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। अब रेवेन्यू नहीं है भाई, रिसीव्ड इन एडवांस है, ठीक है, जिसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, ठीक है, विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ 25 मिलियन। और अगला भी मैंने साथ ही ओपन कर दिया, रिलेटेड रेंट रेवेन्यू इज टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस, ठीक है। तो जल्दी से पूरा ट्रीटमेंट करो, जुगाड़ करके रूल लगा के आप नतीजे पे भी पहुंच जाओगे, लेकिन फिर हम रूल भी लिखेंगे। जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। हैवी काम है, ब्रेक लेनी पड़ेगी, है ना। डन जी। करंट लायबिलिटीज में रेंट रेवेन्यू पड़ा है एडवांस में, यानी एडवांस रेंट है 25 मिलियन। तो एडवांस रेंट, एडवांस में एक्सपेंस नहीं होता, इनकम होती है, ठीक है। तो रेंटल इनकम का लेजर है ये, और एडवांस है मतलब एसेट या लायबिलिटी, इनकम रिसीवेबल हो तो एसेट होता है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग एडवांस लायबिलिटी इस तरफ आता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्लोजिंग होता है, कितना, ठीक है जी। अच्छा, वैसे ज़बानी भी सोचो, एडवांस का मतलब क्या है, इनकम नहीं अभी रिकॉर्ड हुई, पैसे आ गए, अभी अर्न नहीं किया था, यानी पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन कैश पहले आ गया। अब ये सोचकर पता लगा कि आना तो कैश ही है, और बैलेंसिंग फिगर भी कैश ही आएगी। चेक करो, बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही है 25। अब इनकम के लेजर में कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, इस तरफ कैश ही तो आता है। ये जो कैश वाला मसला आया तभी तो टेंशन शुरू हुई है ज़रा, वरना तो बड़ा आसान सा एक्सपेंस वाला था। वैसे कर भी कल से रहे थे ना। अब हाँ जी, टैक्स वालों के बारे में पढ़ो, क्या राय है, टैक्स वाले क्या कर रहे हैं। टैक्स वाले कैश बेसिस पे हैं, तो भाई अब तो रूल याद हो गया ना। अगर हम तो हमेशा एक रूल पे होते हैं, अगर टैक्स वाले कैश बेसिस पे होंगे तो अब रूल तो पक्का हो गया ना। रूल क्या है, ज़रा बोलो दोबारा। रिवर्स का, करंट टैक्स की वर्किंग में इनकम एक्सपेंस को रिवर्स कर देंगे और कैश को रिकॉर्ड करेंगे। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी। कैरिंग अमाउंट इज, टैक्स बेस नॉट इज, ठीक है। चलो, अब इनकम है, इनकम, ठीक है। तो इनकम का लेजर है। अब चूंकि टैक्स वाले कैश बेसिस पे हैं, तो करंट टैक्स की वर्किंग में इनकम को रिवर्स कर दें। अब इनकम कोई है जो रिवर्स करें, अगर करनी होती तो क्या करते, लेस करते, पर इनकम है नहीं। कैश को रिकॉर्ड करें। अब ये इनकम है, क्या मतलब, जब कैश आता है ये लोग टैक्स ले लेते हैं, तो इसीलिए तो आज ये टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बना रहे हैं। तो ऐड कर देंगे हम
रेंट रिसीव्ड, रेंट इनकम नहीं, रेंट रिसीव्ड, वर्किंग नंबर 6 कितना, समझ आई बात। लेजर बनाया, टैक्स वाले किस पर हैं, कैश बेसिस पर, तो रिवर्स करो इनकम, रिकॉर्ड करो कैश। अब इनकम कितनी रिवर्स करें, कोई नहीं है ही नहीं, लेजर में देखो एक्सपेंस कितना, ये कैश कितना रिकॉर्ड करें 25। अब क्योंकि इनकम है तो मतलब कैश बढ़ाएंगे, इस पे टैक्स देना उन्होंने, ठीक है। ये तो होगी करंट टैक्स की वर्किंग। रिवर्स इनकम, रिकॉर्ड कैश, ऐड कैश। एक्सपेंस हो तो रिवर्स एक्सपेंस, रिकॉर्ड कैश। उसमें क्या होता है, उसमें एक्सपेंस माइनस हो जाता है, वो एक्सपेंस ऐड बैक हो जाता है और कैश पेड माइनस होता है। इनकम के केस के अंदर अगर रिवर्स करना है इनकम को तो इनकम लेस होकर रिवर्स होती है, वो है नहीं, और कैश ऐड होकर कैश रिसीव्ड टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो भाई टैक्स वाले कैश बेसिस पे हैं, तो फिर लेजर बनाया, स्टेप 1 करंट टैक्स की वर्किंग में इनकम को रिवर्स किया, लेजर में देखो कोई इनकम नजर आ रही है, फिर कैश को रिकॉर्ड किया, कैश आ रहा है तो ऐड कैश रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डन। समझ आई है, इसकी समझ आई है। क्या मसला हुआ है, मसला क्या हुआ है, कहां पे रह गए हो, तुमसे पूछ रहा हूं, कहां से रिपीट करूं, यहां से शुरू कर दूं, यहां से, हाँ? रेंट इनकम को छोड़ो, इंटरेस्ट इनकम कल वाले सवाल पे आओ। पूरा लेजर था, ठीक है, ओपनिंग 0, ठीक है, ओपनिंग तो 0 ज्यूम किया था ना हमने, ओपनिंग तो यकम जनवरी 10 पर 0 ज्यूम किया था क्योंकि पहला साल था ना, अज्यूम किया गया था पहला साल था। अब क्या देखो, हाँ जी, अब टैक्स वाले कैश बेसिस पे थे, देखो इधर देखो, टैक्स वाले किस पे थे, कैश बेसिस पे। तो हमने क्या कहा था, इनकम को रिवर्स करो, इनकम को रिवर्स करो, कैश को रिकॉर्ड करो। अगर मैं पूरा इस तरह से करता तो हमने ये किया था कल, इनकम रिवर्स कैसे होगी, प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुकी है ना, तो लेस करेंगे इंटरेस्ट इनकम 2.25, ठीक है। रिकॉर्ड करो कैश, मतलब ऐड बैक कर दो, ऐड कर दो इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि उन्होंने कैश रिसीव जो हुआ है उसी पे टैक्स लेना है, कितना 1.5। यही करते हैं ना, रिवर्स इनकम रिकॉर्ड कैश, रिवर्स इनकम रिवर्स करने के लिए क्या करना है, हमें माइनस करना पड़ेगा और रिकॉर्ड कैश। अब यही काम हमने पूरा डेटा ना होने की वजह से ये ऐसे कर लिया, सिर्फ रिसीवेबल मिल गया हमें, अब वो अनअर्न्ड है, अनअर्न्ड है, चलो वो भी देख लेते हैं, ठीक है, खैर वो दूसरा है। अब ये क्या है, रिसीवेबल, ठीक है। तो लेजर में क्या आ गया हमारे पास, इनकम। तो यहां पे हमने इनकम रिवर्स की, कैश कोई नहीं था, कहानी खत्म होगी। अगर होता कैश होता तो कैश ऐड करते, इनकम लेस हो रही है, यही करना था ना, ठीक है। अब वो क्या था, वो तो पहले देखा है ना, सवाल वैसे भी देखा है, तो ये पूरी कहानी थी ये। अब हमारे पास फिर क्या है, अधूरा लेजर इनकम का, लेकिन अब रिसीवेबल नहीं है, अब क्या आ गया, अनअर्न्ड। रूल तो वही रहना है, इनकम ने रिवर्स होना है, क्योंकि टैक्स वाले कैश बेस पे चल रहे हैं, वो कैश को टैक्स लगाते हैं, तो इनकम ने रिवर्स होना है और कैश ने रिकॉर्ड, तो इनकम रिवर्स होगी माइनस होके, कैश रिकॉर्ड होगा ऐड होके, रूल तो है ये। अब अपने लेजर में देख लेते हैं क्या चीज हमारे पास है और क्या चीज नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी परेशानी हो रही है तो आप अपने रजिस्टर के ऊपर पता है क्या कर लें, आप यूं लिख लें, ठीक है। ये देखें, इनकम को कर दें रिवर्स, लेस रेंटल इनकम 0, और रिकॉर्ड कर लें कैश, तो फिर आपको शायद समझ आ जाए। भाई सही है, थोड़ा सा देखो कैश आगे, ऐसे नहीं कहा था मैंने, मजाक नहीं किया था, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, चलेगा अभी मंडे को भी एक्रूवल के ऊपर काम चलेगा हमारा, इसको और अभी हमने प्लस्तर करना है, ठीक है, पक्का करना है, शीशा करना है, लेकिन ये सवाल तो फिर कभी ना आएगा, इतना सब कुछ इकट्ठा। हाँ जी सही हो गया, अब समझ आ गई है भाई। तो साथ वाले के साथ गप्पों के ध्यान में ना लगते तो ये पहली बार भी समझ आता। हाँ जी क्लियर है, अच्छा क्लियर है, कोई मसला कंफ्यूजन, मैं फिर बता देता हूँ, क्लियर है। अब दोबारा वापस आओ,
असूल, हम एक्रूवल बेसिस हमेशा टैक्स वाले अगर कैश बेसिस पे, तो स्टेप 1 लेजर बनाओ, स्टेप 2 करंट टैक्स की वर्किंग में रिवर्स इनकम रिकॉर्ड कैश। अब इनकम है ना, इनकम तो कैश ने प्लस होकर रिकॉर्ड होना है और इनकम ने रिवर्स होने के लिए लेस होना है। प्रॉफिट तक आते आते इनकम लेस हो चुकी होती है और ऐड हो चुकी होती है, ठीक है। अब कितनी इनकम लेस करें, इनकम है ही कोई नहीं, तो लेस कुछ नहीं हुआ। कितना कैश रिकॉर्ड करें, 25 का कैश। अब ये वो नेट फिगर है, पूरी कहानी होती तो इनकम एक्सपेंस दोनों को नेट करते तो यही 25 का असर निकलना था प्लस के अंदर, ठीक है। एनीवेज कोई मसला बोलो। स्टेप 3 डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के अंदर रेंट अनअर्न्ड, रेंट इन एडवांस या अनअर्न्ड रेंट, डेफर्ड रेंट, जो भी कह लो, लायबिलिटी होती है। एडवांस इनकम क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। इसकी कैरिंग अमाउंट होगी टैक्स बेस, क्योंकि टैक्स वालों की दुनिया में ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वो कौन सी बेसिस पे चल रहे हैं, कैश बेसिस पे, ठीक है। अब लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा हो, लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा हो, तो ये क्या बनता है जी, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लेकिन हम तो लिखेंगे, वजह लिखेंगे। अब पहले आप सोचेंगे, जल्दी करें, इसके बाद ब्रेक करते हैं, ठीक है। जैसे भी प्री पेमेंट, ये प्री पेड और अनअर्न्ड सबसे टेक्निकल है, इसलिए इन पे टाइम लगा। तो उसके बाद कुछ भी नहीं है सवाल में। सोचे सोचे, वही वाली बात है। ये तो देखो, अब असल में ना कैश आज आ गया है तो टैक्स वालों ने इस पर आज टैक्स ले लिया है, लेकिन हमने इसको इनकम आज नहीं बनाया। अब हम जब कभी इसको फ्यूचर में इनकम बनाएंगे, रिवर्स इनकम, रिवर्स करेंगे ना, इनकम टैक्स वाले कैश बेस में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। जब ये माइनस होगा करंट टैक्स की वर्किंग में अगले किसी साल के अंदर, तो फिर टैक्सेबल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। तो ये फिर एक ऐसी फिगर है जो फ्यूचर में डिडक्शन का बायस बनेगी। ये बात समझ आई? लिखो अब इसको, पिछला जुमला जरा दिखाना बेटा मुझे। ये एडवांस रेंट, ये एडवांस रेंट, रेंट ना लिखो, सिर्फ एडवांस लिख दो, कोई भी और चीज हो सकती थी, ठीक है। ये एडवांस फ्यूचर में जब कभी इनकम बनेगा, ये एडवांस फ्यूचर में जब कभी इनकम बनेगा, टैक्स वाले, ये एडवांस फ्यूचर में जब कभी इनकम बनेगा, टैक्स वाले इस पर टैक्स नहीं लेंगे। रहने दो, लिख लो। ये एडवांस फ्यूचर में जब कभी इनकम बनेगा, टैक्स वाले इस पर टैक्स नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस पर आज ही टैक्स ले चुके हैं, क्योंकि वो इस पर आज ही टैक्स ले चुके हैं। इसलिए फ्यूचर ईयर्स में करंट टैक्स वाली वर्किंग में, इसलिए फ्यूचर ईयर्स में वो जब इनकम बनेगा, इसलिए फ्यूचर ईयर्स में करंट टैक्स वाली वर्किंग में, इसलिए फ्यूचर ईयर्स में करंट टैक्स वाली वर्किंग में ये लेस होगा, यानी इनकम रिवर्स करेंगे ना, माइनस करेंगे। फ्यूचर ईयर्स में करंट टैक्स की वर्किंग में ये लेस होगा, जिसकी वजह से, दिखा दो, जिसकी वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा, जिसकी वजह से, अब बिल्कुल कल पिछले वाले जैसा मैंने जुमला बना दिया देख देख, ठीक है ना, जिसकी वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा, इसलिए आज ये एक डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। पार्ट 1 क्लोज कर दें।